हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास हम लोग करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल गंगा यमुना नदी तंत्र एवं उत्तर प्रदेश की सभी समस्त नदियां एवं उनकी सहायक नदियां और उनके तट पर बसे हुए शहर एवं उनके उद्गम स्थल। उत्तर प्रदेश की नदियों की इस क्लास में 2019 और 2018 के बैच में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए थे और इन प्रश्नों की भी बात करें तो इसमें प्रत्येक पेपर में 2 प्रश्न पूछे गए थे, यानी बराबर 4 नंबर प्रत्येक बच्चे को मिले थे। तो आइए आज हम लोग क्लास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी है वो सबसे लंबी नदी कौन है? तो आंसर हम लोगों को करना है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। और गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं, गंगा नदी की वास्तव में कुल लंबाई कितनी है तो 2525 किलोमीटर कही जाती है, परंतु गंगा नदी की अगर हम बात करते हैं कि भारत में कितनी लंबाई है तो यहाँ पर 2510 किलोमीटर की लंबाई अपने भारत में मानी जाती है। शेष 15 किलोमीटर की लंबाई पद्मा के नाम से जानी जाती है, जो कि बांग्लादेश में स्थित है। आइए हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में पहले समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका ये बनता है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का जो प्रवेश है वो कहाँ पर होता है? तो आंसर आपको करना है बिजनौर, यानी कि बिजनौर जिले में सबसे पहले गंगा नदी अपना प्रवेश करती है। और गंगा नदी का जो अंत होता है ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर होता है? तो आपको आंसर करना है यानी कि बलिया। तो सबसे पहले नदी का जो प्रवेश है वो बिजनौर में होता है और इसका अंत बिहार के कहाँ पर होता है? तो आंसर करना है बलिया में होता है। तो आइए सबसे पहले हम एक एक नदी के बारे में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि जिसे हम लोग गंगा नदी कहते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर होता है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल होता है वो उत्तराखंड में जो गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से होता है। परंतु जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ पर ये किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर याद रखना है भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड में आते हुए अलकनंदा से मिलती है और अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो है वो देवप्रयाग में आपस में अपना संगम बनाती हैं। तो प्रश्न आता है कि देवप्रयाग में कौन कौन सी 2 नदियां आपस में मिलती हैं? तो आपको आंसर करना होगा भागीरथी एवं अलकनंदा नदी। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी दोनों आपस में मिलती हैं और देवप्रयाग नामक एक स्थान का निर्माण करती हैं। अब प्रश्न आता है कि हमारी इस भागीरथी नदी में एक भीलांगना नदी है जो कि टिहरी बांध के समीप, यानी कि प्रश्न एक बनता है कि हमारी भागीरथी नदी पर टिहरी बांध कहाँ पर बना है? तो जहाँ भागीरथी और भीलांगना नदी आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भागीरथी और भीलांगना नदी आपस में जिस स्थान पर मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम टिहरी बांध के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका टिहरी बांध के नाम से इसे हम जानते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अलकनंदा में छोटी छोटी कई सारी नदियां उत्तराखंड से निकल कर आती हैं जो कि छोटे छोटे स्थानों का निर्माण करती हैं और उनके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो है अलकनंदा नदी जो है वो संतोपंथ हिमानी, उत्तराखंड का एक महान ग्लेशियर है जिसको संतोपंथ हिमानी के नाम से जाना जाता है। और यह उत्तराखंड में विष्णु गंगा और धौली गंगा, याद कर लेना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। विष्णु गंगा और धौली गंगा जब नदियां आपस में मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग नामक एक स्थान बनाती हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित है, जिसे किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि हमारी इस अलकनंदा नदी में एक नदी मिलती है जिसे हम लोग पिंडार कहते हैं। तो जहां पर पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है कि कर्णप्रयाग कौन सी 2 नदियों का संगम है? तो आंसर करना है पिंडार एवं अलकनंदा नदियों का संगम है। अगला प्रश्न आपका है कि जहाँ पर हमारी मंदाकिनी नदी मिलती है उसे हम नंदप्रयाग या रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रयागों की संख्या अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पर मिलती हैं उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं, और जहाँ पर हमारी पिंडार नदी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं उन्हें हम कर्णप्रयाग कहते हैं, और जहाँ पर हमारी मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है उसे हम नंदप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं, और जहां पर हमारी भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है उसे देवप्रयाग नाम से जाना जाता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, पेपर में कई बार क्वेश्चन को पूछ चुके हैं कि देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियां आपस में
मिलती हैं, तो यहाँ याद कर लेना है कौन सी दो नदियाँ मिलती हैं, तो बिल्कुल रट लो, भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं। और वो कहाँ पर मिलती हैं, तो आंसर याद कर लेना है देवप्रयाग। आगे हम लोग आते हैं और पहला प्रश्न बनता है कि हमारे देवप्रयाग के बाद हमारी जो गंगा नदी का आगे प्रवेश होता है तो सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, तो आंसर याद कर लेना है ऋषिकेश। यानी कि हमारी ये नदी कहाँ पहुँचती है, ऋषिकेश में पहुँचती है। और ऋषिकेश शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो याद कर लेना है गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है जिसे हम लोग ऋषिकेश कहते हैं। और दूसरा प्रश्न बनता है कि हरिद्वार कौन सी नदी के तट पर बसा है, तो आंसर आता है गंगा नदी के तट पर बसा है। फिर वेरी मोस्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा की वो सहायक नदी कौन सी है जो उत्तर से आकर के मिलने वाली उत्तर प्रदेश में पहली सहायक नदी है, तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की दूधा टोली श्रेणी। आंसर याद करना है, उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल जिले की दूधा टोली श्रेणी से निकलती है और निकल करके यह रामगंगा नदी कन्नौज में आकर गंगा की सहायक बन जाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसे याद करना है भाई। यानी कि ये कहाँ पर गंगा की सहायक बनती है, कन्नौज में। और ये भी प्रश्न बनता है कि उत्तर से आकर मिलने वाली उत्तर प्रदेश में गंगा की पहली सहायक नदी, तो रट लो रामगंगा नदी। और दूसरा प्रश्न पुलिस का हम आपको बताते हैं कि ये प्रश्न पेपर में जब पूछा गया था तो प्रश्न ये पूछा कि रामगंगा नदी किस अभयारण्य के बीच से, किस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के से मध्य से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है, तो आंसर पेपर में सही किया गया रामगंगा नदी। यानी कि रामगंगा नदी किस अभयारण्य या फिर राष्ट्रीय पार्क से होकर के बहती है, तो बिल्कुल याद कर लो रामगंगा नदी जो है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के जो है मध्य से होकर बहने वाली नदी है। अगला प्रश्न एक आपको याद करना होगा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जिम कॉर्बेट पार्क का नाम सरकार ने अभी चेंज कर दिया है और इस अभयारण्य का नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जा रहा है, यानी सरकार द्वारा इसका नाम अब बदल दिया गया है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन पेपर के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जैसी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स एवं जीएस दोनों के रूप में ये लगातार पूछे जाने के पूरे चांस इसके बनते हैं। अगला प्रश्न आपका फिर होता है कि हमारी जो नदी है कन्नौज शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो आंसर पहले करना है रामगंगा। यदि रामगंगा ऑप्शन नहीं है तो यह जो शहर है ये गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। अगले हम लोग आगे बढ़ते हैं, कन्नौज से होते हुए ऋषिकेश, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार और कन्नौज से होते हुए जब हम लोग पहुंचते हैं कानपुर, यानी कानपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो आंसर आपको करना है गंगा नदी के तट पर बसा है। अब दूसरा प्रश्न आपका वेरी मोस्ट बनता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की दूसरी प्रमुख नदी जो कि गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी के नाम से जानी जाती है, अपने यूपी में ही फुल्लर झील, पीलीभीत जिले के फुल्लर झील याद कर लेना है, पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है और बरेली होते हुए, लखनऊ होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए ये सीधे जो है गाजीपुर में, कहाँ पर, तो रट लेना है गाजीपुर में गंगा की सहायक बनती है। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि जो नदी हमारी है वो कौन सी है, तो गोमती नदी। तो क्वेश्चन याद करना है गोमती नदी कहाँ से निकलती है, यूपी की फुल्लर झील से निकलती है, जो कि किस जिले में स्थित है, तो पीलीभीत जिले में स्थित है। और हमारी गोमती नदी के तट पर बसे हुए प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, तो एक बार फिर से देखिएगा, हमारी गोमती नदी के तट पर बसे हुए शहरों में से लखनऊ शहर, सुल्तानपुर शहर और गाजीपुर प्रमुख माना जाता है, परंतु गाजीपुर गंगा नदी के तट पर भी प्रमुख है, इसलिए गाजीपुर में जाकर के हमारी गोमती नदी गंगा की प्रमुख सहायक बनती है। तो एक प्रश्न और पहले से थोड़ा ध्यान रखना है कि गंगा नदी यूपी में कहाँ पर प्रवेश करती है, तो गंगा नदी यूपी में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और कहाँ पर छोड़ देती है, तो बलिया, यानी कि बलिया में यह उत्तर प्रदेश को छोड़ देती है। अगला प्रश्न आपका आता है कि गंगा में जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उत्तर से आकर के मिलने वाली वेरी मोस्ट क्वेश्चन कि हमारी जो घाघरा नदी है, जिसे पहले हम घाघरा नाम से जानते हैं, वो चीन तिब्बत की म्यापचा तुंग हिमानी,
चीन या तिब्बत की सीमा कही जाती है, म्यापचा तुंग हिमानी कहा जाता है, वहाँ से हमारी घाघरा नदी आती है। वास्तव में उसको हम लोग गुर्ग मंडोत्रा के नाम से भी जानते हैं। गुर्ग मंडोत्रा ग्लेशियर है जहाँ से ये नदी निकलती है और उसके बाद ये नदी सीधे हमारे ब्रह्म घाट या बहराइच जिसे कहते हैं, बहराइच में आती है। और उसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं जिसे हम लोग गौरी गंगा या काली गंगा या शारदा नदी या सरयू के नाम से जानते हैं, तो गौरी गंगा, काली गंगा, शारदा नदी, इन नामों से जो नदी जानी जाती है, यह हमारे नेपाल की मिलाम हिमनद, नेपाल के हिमालय मिलाम हिमनद से निकलती है और वहाँ से निकल करके भारत में यही बहराइच के समीप ही, जिसे देवरिया कहते हैं, बहराइच के समीप उत्तर में स्थित देवरिया शहर, उत्तर में स्थित देवरिया शहर में राप्ती नदी आकर के इसकी सहायक नदी के रूप में बनती है। और राप्ती नदी का प्रश्न पुनः बनता है, राप्ती नदी किसकी सहायक है? तो आंसर सरयू को सहायक है। यानी कि राप्ती नदी को हम किसकी सहायक नदी कहते हैं? सरयू की प्रमुख सहायक नदी के नाम से जाना जाता है। और राप्ती नदी जो है ये कहाँ से निकल के आती है? तो ये धौलागिरी की चोटी आती है, नेपाल के हिमालय में स्थित हैं, और ये रुकुमकोट नामक स्थान आता है और इस रुकुमकोट से ये नदी निकलती है। सबसे प्रमुख प्रश्न बनता है यहाँ पर, जो पेपर में अब तक पूछा जा चुका है, लगातार क्वेश्चन को पूछा गया है कि गोरखपुर कौन सी नदी के तट पर बसा है? तो ये हमारे गोरखपुर का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि जो गोरखपुर है वो किस नदी के तट पर बसा है? तो बिल्कुल याद कर लो, राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। और जिसे हम सरयू नदी कहते हैं, अयोध्या शहर कौन सी नदी के तट पर बसा है? तो याद कर लेना है अयोध्या। अयोध्या शहर हमारा सरयू नदी के तट पर बसा है और गोरखपुर हमारा जो है वो राप्ती नदी के तट पर बसा हुआ सबसे प्रमुख शहर है। अब प्रश्न यहाँ पर फिर बनता है कि ये हमारी तीन नदियाँ, अगर हम बात करते हैं कि राप्ती नदी सरयू में कहाँ मिलती है, तो उसका जवाब आपको करना होगा, राप्ती नदी सरयू में मिलती है देवरिया में। यानी कि प्रश्न बनता है देवरिया किस नदी के तट पर बसा है? आंसर राप्ती नदी के तट पर बसा है। या फिर गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है? राप्ती नदी के तट पर बसा है। और सरयू पर प्रमुख जो शहर है वो है आपका अयोध्या शहर, राम का शहर यानी अयोध्या शहर जो है वो सरयू नदी के तट पर बसा है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जो पूछा गया था 2019 के बैच में कि काला पानी जल विवाद, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था, काला पानी जल विवाद किस देश के बीच में विवादित है? तो भारत और नेपाल के बीच विवादित है। जिस नदी को वास्तव में शारदा या सरयू के नाम से हम लोग जानते हैं, ये नदी नेपाल में गौरी गंगा या काली गंगा के नाम से जानी जाती है। इसलिए प्रश्न को बनाया गया था काला पानी जल विवाद। काला पानी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? तो बिल्कुल याद कर लीजिए, यही प्रश्न है, कोई दूसरा नहीं है भाई। बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है आपका कि काला पानी जल विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और नेपाल के बीच है। कौन सी नदी को लेकर के है? तो ये कह सकते हैं या तो गौरी गंगा या काली गंगा या शारदा या सरयू के नाम से जानी जाती है। एक प्रश्न और है कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो घाघरा नदी है इसका भी नाम बदल करके सरयू नदी कर दिया गया है। यानी कि हमारी सभी नदियों के जो नाम हैं हटा करके प्रमुख नदी का नाम रखा गया है। ये सारा का सारा इस पूरी नदी को क्या कहते हैं? सरयू तंत्र, सरयू नदी तंत्र के नाम से अब इसे जानते हैं। तो बिल्कुल याद कर लेना है। मगर यहाँ सरयू की सहायक नदी कौन सी है? तो वो आपको अलग से याद करनी होगी, राप्ती नदी। राप्ती नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। अब अगला प्रश्न आपका बनता है कि हमारी इस नदी की उत्तर से आकर के मिलने वाली, यानी गंगा की उत्तर से आकर के मिलने वाली प्रमुख नदियों में से कौन सी है? तो हम लोग गंडक नदी या शालिग्रामी नदी या फिर नारायणी नदी या फिर सदानीरा नदी के नाम से जानी जाती है। यह एक पौराणिक नदी है। इसे हम वैदिक सभ्यता की भी नदी कहते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता में इस गंडक नदी को हम लोग सदानीरा कहा करते थे। सदानीरा या नारायणी के नाम से जाना जाता था और इसे शालिग्रामी नाम भी रखा गया। तो अब प्रश्न आता है कि हमारी गंडक नदी जो है वो कहाँ पर से निकलती है? तो आंसर नेपाल के हिमालय से निकलती है। एक धौलागिरी की श्रेणी है और दूसरा एवरेस्ट चोटी, यानी हमारे नेपाल की जो माउंट एवरेस्ट चोटी है उस चोटी के समीप से निकल कर आने वाली त्रिशूली गंगा, यानी कि प्रश्न आपको याद करना है कि माउंट एवरेस्ट के समीप से निकल करके आने वाली
त्रिशूली गंगा एवं काली गंडक जो धौलागिरी की श्रेणियों से निकल कर आती है, और यह दोनों नदियां आपस में मिलकर कौन सी नदी का निर्माण करती हैं? तो याद कर लो, शालिग्रामी, नारायणी या फिर सदानीरा के नाम से जानी जाती हैं। इनको गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है एसएससी जीडी में 2022 की बैच में कि गंडक नदी कौन सी दो नदियों का संगम है? तो आपको याद करना होगा त्रिशूली गंगा एवं काली गंडक। त्रिशूली गंगा एवं काली गंडक के मिलने से इन दो नदियों का निर्माण होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर दोनों प्रश्नों को आपको याद कर लेना है। उत्तर से आने वाली नदियों में से अगर हम बात करेंगे, इसके बाद सबसे प्रमुख नदी कही जाती है गंगा की, बिहार की सबसे प्रमुख नदी है जिसे हम कोसी नदी कहते हैं। कोसी नदी नेपाल हिमालय से आती है। सप्त कोशिकी थान की जो चोटी है वहाँ से छोटी छोटी 7 सहायक नदियाँ आपस में मिल करके कोसी नदी का निर्माण करती हैं, जो कि सबसे पहले बिहार राज्य में प्रवेश करती हैं। बिहार राज्य में प्रवेश करने के साथ ही हमारी ये जो नदी है जिसे हम कोसी कहते हैं, ये बिहार में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में से एक नदी है। तो बिहार की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर आपको करना है कोसी नदी। भारत की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो आपको करना है कोसी नदी। अगर कहीं पूछा जाता है भारत की आत्मघाती नदी किसे कहते हैं, तो आंसर होगा आपका कोसी नदी। या भारत की विश्वासघाती नदी किसे कहते हैं, तो आंसर करना है कोसी नदी। अगर आपसे पूछा जाता है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तब भी आपको करना होगा कोसी नदी आपको करना है, यानी कि ये भारत की इतने नामों से जानी जाने वाली नदी है। प्रश्न बनता है कि कोसी नदी गंगा में बिहार में कहाँ पर सहायक बनती है? तो प्रश्न रट लेना है भागलपुर, यानी बिहार का जो भागलपुर शहर है, इस भागलपुर शहर में हमारी कोसी नदी गंगा की सहायक बन जाती है। परंतु यदि हम कहीं बात करें शालिग्रामी या गंडक या काली, या अगर गंडक की बात करते हैं या शालिग्रामी की बात करते हैं, तो यह कहाँ पर मिलती है? तो ये सोनपुर। आपको याद करना है गंडक नदी हमारी बिहार में गंगा की सहायक जो है कहाँ पर बनती है? तो सोनपुर बिहार, जो हाजीपुर के समीप शहर बनता है, सोनपुर बिहार में ये सहायक बनती है। पुनः अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी गंगा की उत्तर से आकर के मिलने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से कहा जाता है सबसे आखिरी नदी कौन सी है जो कि उत्तर से आकर के गंगा की सहायक बनती है? तो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है महानंदा नदी। यहाँ पर आप देखेंगे महानंदा नदी जो है ये हमारी आती है, जो कि पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की श्रेणियों से, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग श्रेणियों से निकल कर आती है, जिसको हम लोग कहते हैं दार्जिलिंग की श्रेणी, और नाम है महानंदा नदी, जो कि पश्चिम बंगाल में मालदा के समीप, मालदा टाउन या मालदा के समीप आकर के गंगा की सहायक नदी बन जाती है। और प्रश्न यहाँ पर दो सबसे प्रमुख प्रश्न बनते हैं कि गंगा की हमारे भारत में सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की पहली सहायक नदी अलकनंदा कही जाती है। और गंगा की उत्तर से आकर के मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल याद करना है, अंतिम सहायक नदी महानंदा। बिल्कुल बेहतरीन कॉम्बिनेशन, अलकनंदा महानंदा, यानी कि गंगा की उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों में से फर्स्ट नदी की क्या याद करेंगे आप? याद करेंगे अलकनंदा याद करेंगे, और अंतिम सहायक नदी कौन सी याद करेंगे? महानंदा याद करेंगे। उत्तर से प्रमुख नदियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये संपन्न होती हैं। अब चलते हैं गंगा की दक्षिण से आकर के मिलने वाली प्रमुख नदियों में। बिल्कुल वेरी मोस्ट उत्तर प्रदेश परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट चैप्टर है, वेरी मोस्ट टॉपिक है, जो सबसे अधिक नंबर देके 2019 के बैच में गया हुआ है। बिल्कुल मन से इसको देखिएगा आप लोग। फ्रेंड्स देखते हैं दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियों के पहले एक बार हम गंगा नदी के तट पर बसे हुए शहरों को पुनः एक बार देखते हैं 1 मिनट में। सबसे पहला प्रश्न बनता है हमारी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ सबसे पहला शहर कौन सा है? तो आंसर देवप्रयाग। सबसे पहला शहर कौन सा मानते हैं? देवप्रयाग। और दूसरा प्रश्न बनता है गंगा के तट पर बसा हुआ दूसरा शहर कौन सा है उत्तराखंड में? ऋषिकेश। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो आंसर हरिद्वार। अगला क्वेश्चन आपको याद करना, गंगा के तट पर कौन सा बसा है? कन्नौज शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका लखनऊ शहर बसा हुआ है। फिर ये कह सकते हैं गाजीपुर, कह सकते हैं गाजीपुर गंगा नदी के तट पर बसा हुआ प्रमुख शहर है। और बलिया उत्तर प्रदेश का गंगा नदी के तट पर ही बसा हुआ शहर है। और उसके बाद छपरा, छपरा जिसे आप छपरा कहते हैं, ये बिहार का शहर है जो कि गंगा नदी के तट पर ही बसा प्रमुख शहर है। उसके बाद सोनपुर, सोनपुर बिहार में गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर। और हाजीपुर, हाजीपुर भी बिहार में गंगा नदी के तट पर बसा शहर है। और पुनः देखेंगे
पटना शहर किस नदी के तट पर है? तो बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन, पटना जो शहर है ये आपका बिहार में गंगा नदी के तट पर बसा शहर है। और भागलपुर जिसे हम लोग कहते हैं किस नदी के तट पर है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है और बिहार में आपका प्रमुख शहर बनता है। पुनः चलते हैं, पश्चिम बंगाल का सबसे प्रमुख शहर है जिसको हम फरक्का कहते हैं, जिसे हम फरक्का कहते हैं, फरक्का सिटी कहते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ये कलकत्ता में स्थित है। और सबसे प्रमुख बात आती है कि फरक्का बांध कहाँ पर बना हुआ है? फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में गंगा नदी एवं जहाँ से हुगली नामक वितरिका निकलती है उसी के मुहाने पर बनाया गया डैम है, जिसे हम लोग बोलते हैं फरक्का डैम के नाम से जानते हैं। ये भारत की एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से प्रमुख परियोजना मानी जाती है। फिर चलते हैं, इसके तट पर बसा हुआ एक और शहर आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मालदा। मालदा के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि मालदा के बाद हमारी गंगा नदी जो है, जहाँ पर जो ग्राफ में आप लोग देख पा रहे होंगे कि गंगा नदी को इसके बाद ये जो ग्राफ है इस जगह से आप ये क्रॉस करते हैं, इस जगह से एक देश चेंज हो जाता है बांग्लादेश, यानी कि इसके इधर आप देख पा रहे हैं ये इधर भारत का भाग है और इधर जो आता है वो बांग्लादेश का भाग आता है। और हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ गंगा नदी जैसे ही पार करती है, भारत को पार करती है, बांग्लादेश की सीमा में जाती है, तो प्रश्न बनता है कि बांग्लादेश की सीमा में कौन से स्थान में प्रवेश करती है? तो गोलपारा याद करना है। कौन से स्थान पे प्रवेश करती है? तो गोलपारा। एक बार पुनः समझने की कोशिश करें, कौन से स्थान पर प्रवेश करती है? तो गंगा नदी जैसे ही यह बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है तो इस जगह पर बांग्लादेश का एक स्थान बनता है, शहर बनता है गोलपारा, और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल याद कर लो, अगर भारत में इसे गंगा नदी कहते हैं तो बांग्लादेश में इसी नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद हम लोग पुनः लौट के आते हैं, गंगा की सहायक नदियों में से दक्षिण से आने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। और भी सबसे ज़्यादा नंबर देने वाली नदियाँ हैं जो दक्षिण से आकर के मिलती हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दक्षिण से पूछे गए थे 2019 के बैच में। अगर हम बात करें तो जो दक्षिण से क्वेश्चन बनते हैं वो कौन सी नदी से बनते हैं? एक प्रश्न आता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदियों में से यमुना नदी का नाम आता है। आप देख पा रहे हैं ये जो नदी आप है ये यमुना नदी के बारे में बात करी जा रही है, यमुना नदी। और ये देखें उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से ये नदी निकलती है, जहाँ की इसे बंदर पूंछ हिमानी कहा जाता है। बंदर पूंछ हिमानी से नदी निकलती है उत्तराखंड से, और वहाँ से निकलते हुए जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती है तो सबसे पहले दिल्ली के निकट हथिनी कुंड बैराज, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। इसको हम लोग आगे बोलते हैं, आगे बने हुए बांध को क्या कहते हैं? ताजे वाला बैराज। इसके आगे बने हुए बांध को हम ताजे वाला बैराज के नाम से भी जानते हैं। तो इसे एक बार और समझने की कोशिश करिएगा आप लोग कि यहाँ पर हमारी ये जो यमुना नदी है जो कि गंगा की प्रमुख सहायक नदी कहाँ पर बनती है? प्रयागराज। बिल्कुल समझने की कोशिश करिएगा इधर, प्रयागराज जिसे हम लोग कहते हैं। तो प्रयागराज में गंगा की ही सहायक बनती है जिसे हम यमुना नदी कहते हैं, और यह नदी प्रयागराज में मिलती है जो कि सबसे लंबी सहायक नदियों में से इसका नाम गिना जाता है। एक बार चलते हैं पुनः, हमारी यमुना नदी उत्तराखंड की यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से जो बंदर पूंछ हिमानी भी कही जाती है निकल करके सबसे पहले दिल्ली के निकट बने हुए बांध का नाम क्या है? तो हथिनी कुंड बांध के नाम से जाना जाता है। हथिनी कुंड बांध से आगे बढ़ते ही अगला जो शहर पड़ता है वो कौन सा है? तो आंसर याद करना है, जिसे हम पानीपत के नाम से जानते हैं। पानीपत नामक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हरियाणा का शहर है, ये आपकी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और दूसरा प्रश्न बनता है सोनीपत, यानी कि पानीपत और सोनीपत दोनों सिटी किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो बिल्कुल तैयार कर लो, ये आपकी यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। कौन सी नदी के तट पर बसे हैं? तो भाई यमुना नदी के तट पर। अगला प्रश्न यहाँ पर पुनः देखेंगे कि इसी के समीप ही एक डैम बनता है जो हथिनी कुंड और दोनों के बिल्कुल बीचों बीच में तैयार होता है, जिसको ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हथिनी कुंड बैराज का जो जलाशय बनता है ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है। सबसे प्रमुख प्रश्न बनाता है कि उत्तर प्रदेश के लिए निकाली जाने वाली, वहाँ से निकलने वाली जो नहर है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पूर्वी यमुना नहर। किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी यमुना नहर जो जानी जाती है वो कहाँ से निकाली गई है? यमुना नदी के ताजे वाला बैराज से निकाली गई है। और पश्चिमी यमुना नहर जो निकाली गई है उस नहर का नाम पश्चिमी यमुना नहर। प्रश्न आता है कि पूर्वी यमुना नहर किस राज्य के लिए निकाली गई है? यूपी
के लिए, और पश्चिमी यमुना नहर कहाँ के निकाली गई है? HR यानी हरियाणा के लिए। दोनों नहरें प्रमुख नहरें हैं और वास्तव में इनकी जो निर्माण किया गया था वो मध्यकाल भारत में इन नदियों का जो है नहरों का निर्माण कर लिया गया था। आंसर आता है किसने किया था? तो आंसर शाहजहां। आपको याद करना है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, पुनः आप समझने की कोशिश करें। यानी कि इस नदी पर ताजेवाला बैराज के समीप से पूर्वी यमुना नहर एवं पश्चिमी यमुना नहर, ये दो नहरें ताजेवाला डैम के समीप से निकलने वाली जो नहरें हैं, इनको निर्मित करने वाले शासक का नाम क्या है? शाहजहां के द्वारा ये नहरें बनवाई गई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र को, हरित प्रदेश को पानी प्रदान करती हैं और दूसरी HR हरियाणा को पानी प्रदान करती हैं। इसे समझना है। और अगला प्रश्न आता है, पुनः आगे बढ़ें तो देखेंगे हमारे दिल्ली में ही अगला जो इसका जो पहले एक शहर देखते हैं कि इसके तट पर, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर अगला कौन सा है? तो दिल्ली शहर आपको मिलता है। और उसके बाद फिर देखेंगे तो फरीदाबाद, यानी कि फरीदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दिल्ली किसके तट पर बसा हुआ है? सोनीपत किसके तट पर बसा हुआ है? पानीपत किसके तट पर बसा हुआ है? या फिर हथनी कुंड किस नदी में बना हुआ है? या ताजेवाला डैम बैराज किस नदी में बना है? या फिर अगला क्वेश्चन भी याद कर लेना है पहले, पूरी यमुना नहर किस नदी से निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर किस नदी से निकाली गई है? तो इतने सभी प्रश्नों के जवाब आपको कर देने हैं यमुना नदी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन भाई, वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन माना जाता है। और उसके बाद अगला प्रश्न आपका फिर हम आप लोगों को लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के ही पुलिस पेपर में 2019 बैच वाले में। और देखिएगा कौन सा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। तो प्रश्न आपका बनता है, यमुना की मातृक, यमुना की मातृक उत्तर से आकर के मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? आंसर हिंडन नदी है। तो हिंडन नदी जो है, यह नदी हमारे यमुना में आकर मिलने वाली मात्र एक ऐसी सहायक नदी है जो कि यमुना में उत्तर से मिलती है। नहीं तो अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कोई भी नदी नहीं है जो कि यमुना की उत्तर से आकर के मिलने वाली सहायक नदी हो। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, इसे कहते हैं इकलौती नदी जो उत्तर से आकर के मिलती है, इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। पुनः चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, दिल्ली फरीदाबाद के बाद इसके तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है? तो इसके तट पर बसा हुआ शहर मथुरा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, मथुरा और आगरा, आगरा बसा हुआ है इसी के तट पर। और एक सबसे प्रमुख प्रश्न आपको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, हर परीक्षा के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है कि पश्चिमी सीमा कौन सी बनाती है। तो रट लेना है, पश्चिमी सीमा यमुना नदी बनाती है। और यूपी की पूर्वी सीमा कौन सी बनाती है? तो रट लो, गंडक नदी। यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये पूरब और पश्चिम में किन दो नदियों के बीच में बंधा हुआ है? तो पश्चिम से यमुना नदी और पूर्व से गंडक नदी के बीच में हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति बनती है या उत्तर प्रदेश स्थित है। तो दोनों नदियों को रट लेना है। उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी नदी का नाम जो पूर्व में आकर के गंगा की सहायक बनती है, और सबसे पश्चिमी नदी का नाम जो बताएं तो वो है आपकी यमुना नदी। आइए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न आता है कि इसके बाद यह नदी सीधे होते हुए सीधे कहाँ चली जाती है? तो प्रयागराज में चली जाती है। अब प्रश्न आपको समझना होगा कि हमारी यमुना नदी जब प्रयागराज में मिलती है यानी इलाहाबाद में मिलती है, तो उसके पहले इसमें कई छोटी छोटी नदियां हैं जो कि इसकी सहायक के रूप में यहाँ पर पूछी जाती हैं और लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं में भी पूछी गई हैं। तो वहाँ समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न बनता है एमपी। एमपी आप देखेंगे मध्य प्रदेश जिसे हम लोग कहते हैं, तो मध्य प्रदेश ये एमपी है। एमपी यानी उसकी पहाड़ी का नाम है जान पावा की पहाड़ी। मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा पर्वत एवं विंध्य पर्वत का भाग आता है, वहाँ पर पर्वत श्रृंखला है जिसको हम जान पावा की पहाड़ी कहते हैं। जान पावा की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसको हम लोग चंबल नदी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आप देख पा रहे हैं ये कौन सी पहाड़ी से निकलती है? तो ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये पहाड़ियाँ हैं आपकी जान पावा की पहाड़ी। कौन से राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन से जिले में स्थित हैं, तो बिल्कुल रट लेना है, ये महू जिले में स्थित हैं। यानी जान पावा की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? महू जिले में स्थित है। जान पावा की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम स्थल होता है? तो बिल्कुल यहाँ देखेंगे चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है। अब प्रश्न आता है कि चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ जो राजस्थान से आकर मिलती हैं, एक है बनास और दूसरी है काली सिंध। दोनों नदियाँ बनास और काली सिंध उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों में से चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, परंतु दक्षिण में से एक प्रमुख नदी है जिसे
पार्वती नदी के नाम से जानते हैं, और ये काली सिंध नदी है और ये बनास नदी है। परंतु यहाँ पर प्रश्न पुनः समझने की कोशिश करना, यहाँ बताया जा रहा है कि इस नदी के तट पर, जिसे हम लोग बोलते हैं चंबल नदी के तट पर, एक शहर प्रमुख बसा है जो आरजे का राजस्थान का कोटा शहर है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन पेपरों में लगातार पूछा गया है, एसएससी जीडी में इस क्वेश्चन को बार बार डाला गया। यानी कि कोटा शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो राजस्थान का जो कोटा शहर है वो बसा हुआ है हमारी चंबल नदी के तट पर। यानी चंबल नदी अपने भारत के कितने राज्यों में बहती है, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद राजस्थान जाती है, उसके बाद कोटा बूंदी होते हुए, और ये नदी हमारी इटावा में यमुना की सहायक बन जाती है। बिल्कुल यहाँ पर गौर से समझने की कोशिश करना, कहाँ पर बन जाती है, तो ये जो नदी है ये इटावा में यमुना की सहायक बनती है, तो इसे समझने की कोशिश करना। और उसके बाद सबसे प्रमुख प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पुनः पूछा गया था उसको भी समझने की कोशिश करना। एक नदी है जिसको हम लोग क्षिप्रा नदी कहते हैं, मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी, इन्हीं पहाड़ियों के समीप से निकलने वाली, जो जान पावा की पहाड़ियाँ हैं उनके समीप से निकलने वाली, जिसे हम लोग क्षिप्रा नदी कहते हैं। तो उसके तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है, तो आप देखेंगे उज्जैन शहर। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 में पूछा गया था कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसे हुए शहर का नाम क्या है, उज्जैन शहर। और अभी हाल ही में भारत सरकार ने महाकाल कॉरिडोर का नाम श्री महाकाल लोक रख दिया है। तो ये भी प्रश्न आपका बहुत बेहतरीन बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि हमारी सरकार के द्वारा भी जो नाम परिवर्तन किए जा रहे हैं लगातार, उन नामों में से एक नाम ये भी शामिल है कि उज्जैन के लिए जो महाकाल कॉरिडोर स्थापित किया गया था सरकार के द्वारा, तो उसका नाम पुनः परिवर्तित है। समझने की कोशिश करिएगा, श्री महाकाल लोक, यानी जो अब ये कॉरिडोर था वो अब श्री महाकाल लोक के नाम से जाना जाता है। और समझेंगे कि ये नदी इटावा में यमुना की सहायक बन जाती है। उसके बाद अगली नदी पे चलते हैं हम लोग, फिर आते हैं हम लोग मध्य प्रदेश, यानी बात मध्य प्रदेश की हो रही है, हम लोग अभी मध्य प्रदेश में ही हैं। और मध्य प्रदेश की कौन सी पहाड़ी, विंध्याचल। विंध्याचल की जो ये पहाड़ी हैं, इन पहाड़ियों के रायसेन जिले से, पहाड़ियों के कौन से जिले से, तो समझना है रायसेन। रायसेन जिले से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग बेतवा नदी कहते हैं। नदी का नाम बेतवा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी बेतवा नदी, ये उत्तर प्रदेश के ओरछा और झांसी होते हुए, यानी कि क्वेश्चन ये बनता है झांसी किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है, तो बेतवा नदी के तट पर। ओरछा शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो यहाँ पर ओरछा नदी के तट पर बसा हुआ है। और उसके बाद यह बेतवा नदी हमीरपुर में, ये बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना की सहायक नदी बन जाती है। कहाँ पर, तो समझने की कोशिश करिएगा, हमीरपुर जो जिला है, इस जिले में हमारी विंध्याचल से निकलने वाली नदी जिसे बेतवा कहते हैं, ये इसकी सहायक नदी के रूप में बन जाती है। अगला प्रश्न आप समझने की कोशिश करना। यहाँ जो प्रश्न पेपर में पूछा गया था कि झांसी शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो बिल्कुल भाई झांसी शहर किस नदी के तट पर, बेतवा नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न अगर हम लोग बात करते हैं, ये प्रश्न आपके यूपीपी 2019 बैच में पूछा गया था। 2019 के बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी ये विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, अमरकंटक, ये जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं और झारखंड तक जाती हैं, इनमें से एक हमारी आती है कैमूर की पहाड़ी, जो कि एमपी के सतना जिले में, एमपी के सतना जिले में स्थित है। और इस सतना जिले से निकलने वाली केन नदी, बात समझने की कोशिश करना, केन नदी जो है ये कहाँ पर यमुना की सहायक बनती है, तो पुनः समझने की कोशिश करना, केन नदी यमुना की कहाँ पर सहायक बनती है, तो आंसर याद कर लें, बांदा। यही प्रश्न था जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछा गया था कि केन नदी यमुना की कहाँ पर सहायक बनती है, तो उसने जिले का नाम पूछा था। आप देखेंगे बांदा जिले में ये सहायक के रूप में बनती है। नदी का नाम क्या है, तो केन है। और जहां से निकलती है उस राज्य का नाम क्या है, तो एमपी याद करना है। जिले का नाम पूछे तो सतना जिला बनता है। जिले का नाम क्या है, तो बिल्कुल रट लो, सतना जिला आपका बनता है। और सतना जिले से होते हुए ये हमारी उत्तर प्रदेश में आती है और बांदा में यमुना की सहायक बनती है। पहाड़ियाँ पूछे तो आप बता सकते हैं कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। और आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं
अगले प्रश्न में देखेंगे कि दक्षिण से मिलने वाली, अगर हम बात कर रहे हैं, यमुना के सहारे अंतिम नदी मानी जाती है और कहा जाता है कि ये अंतिम ऐसी नदी है जो कि यमुना के सहारे गंगा की सहायक बनती है। तो समझने की कोशिश करना, यमुना के सहारे अंतिम सहायक नदी कही जाती है केन, जो बांदा में मिलती है, और उसके बाद इसके पहले जो नदी बेतवा नदी जो हमीरपुर में मिलती है, उसके बाद आपकी जो है चंबल नदी जो कि कहाँ मिलती है, इटावा में मिलती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं इनके स्थानों के, जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में लगातार पूछा भी जा रहा है और अन्य परीक्षाओं में भी ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले शीर्षक में से या चैप्टर में से माना जाता है। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि दक्षिण में से और कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ पर प्रमुख के नाम से जानी जाती हैं। फिर प्रश्न बनता है कि एमपी में ही अमरकंटक जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उन पर्वत श्रृंखलाओं से पूर्व की ओर, बिल्कुल याद करना है, कहाँ पूर्व की ओर बहने वाली जो नदी कौन सी है, तो वो सोन नदी है। पेपर में कई बार पूछा गया है कि अपने भारत की एक ही उद्गम स्थल से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, तो रट लीजिए, ये जो अमरकंटक की श्रृंखला देख रहे हैं, इन अमरकंटक की श्रृंखला में से जो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है वो कौन सी है, तो वो सोन नदी है। और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि इस तंत्र में नहीं है, वो आपका पश्चिमी प्रवाह तंत्र होता है, उसको अगली क्लास में आप पढ़ेंगे और इससे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होती है नर्मदा नदी। परंतु यहाँ पर हम लोग गंगा एवं यमुना का तंत्र पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नर्मदा नदी की चर्चा नहीं की गई है। परंतु हम आपको बता देते हैं कि अमरकंटक से पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो वो सोन नदी है, और अमरकंटक से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। ये दो ऐसी नदियाँ हैं जो एक ही उद्गम स्थल से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में, बिल्कुल उल्टी दिशाओं में बहती हैं। ये भारत की सबसे एक अलग प्रकार की बात बनती है कि एक स्थान से निकल करके विपरीत दिशा में जाने वाली। वास्तविक रूप में एक तंत्र और पढ़ा जाता है, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर एक नदी जिसे हम लोग कहते हैं रावी नदी, और दूसरी को हम लोग कहते हैं रावी, रोहतांग दर्रे से आती है, और ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे के समीप से ही निकलती है, ब्यास कुंड से। तो वहाँ पर भी रोहतांग दर्रे से निकलने वाली दो नदियाँ हैं जो आपस में एक ही जगह से निकलती हैं। परंतु रावी नदी जो होती है वो किसकी सहायक होती है, वो चिनाब में जाकर के मिल जाती है, और जो ब्यास नदी है वो किसकी सहायक है, तो याद कर लेना है फ्रेंड्स, ये मिल जाती है आपकी सतलज नदी में। यानी दोनों नदियाँ आपस अलग अलग चली जाती हैं, परंतु वो एक ही दिशा में बहने वाली हैं, एक ही स्थान से निकलने वाली हैं। ये सबसे भारत का विशेष एक पॉइंट बनता है कि एक स्थान से निकलने वाली विपरीत दिशा में बहने वाली दो नदियां कौन सी हैं, या फिर उसके उद्गम स्थल का नाम क्या है, तो उद्गम स्थल का नाम रट लीजिएगा, मध्य प्रदेश का अमरकंटक। मध्य प्रदेश का अमरकंटक जो सतपुड़ा पर्वत का सबसे प्रमुख भाग माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स समझने की कोशिश करना आप लोग, और देखें कि इसके बाद जिस हम बात कर रहे थे, जिस नदी की बात कर रहे थे, सोन नदी की अगर बात करें तो उत्तर से आकर के मिलने वाली इस नदी होती है उत्तरी कोयल, कहा जाता है उत्तरी कोयल। यानी कि सोन नदी की उत्तर प्रदेश में उत्तर से आकर के मिलने वाली नदी होती है, छोटी सी सहायक नदी है जिसको उत्तरी कोयल कहते हैं। परंतु इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनाती है सोन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। यानी सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है, परंतु फिर भी सोन नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे बड़ी सहायक नदी आती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिहंद नदी। रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश जिले के सोनभद्र नामक जिले में की अगर हम बात करते हैं तो सोनभद्र जिले में ये नदी है, और सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय बना हुआ है जिसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। और वह रिहंद डैम, जिसे हम लोग रिहंद बांध कहते हैं, रिहंद डैम कहते हैं, तो ये इसी नदी पर बने हुए बांध, रिहंद बांध से बने हुए जलाशय का नाम है जिसे हम लोग पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल याद कर लेना, पंडित गोविंद बल्लभ पंत किस जिले में है, सोनभद्र जिले में है, और भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि ये सोन नदी जो है
गंगा की कहाँ सहायक बनती है, तो देखेंगे पटना, यानी निकलती मध्य प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से होकर जाती है, तो याद कर लें सोनभद्र जिले से होते हुए जाती है और बाद में चली जाती है बिहार और निकलती कहाँ से है, एमपी। तो यहाँ पर सोन नदी भी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, यूपी के मात्र एक जिले में प्रवाहित होती है जिसे हम लोग सोनभद्र जिला कहते हैं। और अगले क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर देखेंगे रांची का पठार, यानी कि रांची का पठार झारखंड की बात हो रही है, झारखंड की बात हो रही है। देखेंगे रांची का पठार, रांची का जो पठार है वास्तव में खनिजों की दृष्टि से इसे भारत का रूर कहा जाता है और कहा जाता है कि इससे अधिक खनिज संपदा प्रतिशत मात्रा में भारत के किसी भी स्थान में नहीं पाई जाती है, इसीलिए झारखंड के इस पठार को भारत का रूर भी कहते हैं। और देखते हैं कि यहाँ रांची नामक स्थान जो राजधानी का एरिया है उस पठार से एक नदी निकलती है जिसे दामोदर नदी कहते हैं। कौन सी नदी, याद कर लेना, दामोदर नदी के नाम से जाना जाता है। और यह दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में, ये जो फरक्का के समीप, यहाँ देखेंगे फरक्का बांध जो बना है, फरक्का के समीप जो हुगली नदी वितरिका के रूप में निकलती है और पश्चिम बंगाल में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी को अगर हम कहें तो ये न तो सहायक है, यह एक वितरिका नदी है, यानी कि हुगली नदी वास्तव में गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसे वितरिका नदी कहा जाता है, क्योंकि सहायक नदियां जो होती हैं वो अपनी किसी नदी को पानी प्रदान करती हैं और ये एक ऐसी नदी है जो गंगा से पानी छीनने का काम करती है, यानी कि ये पानी उसको डिवाइड कर लेती है, बांट लेती है। इसलिए इस नदी को वितरिका, यानी कि अगर समझने की कोशिश करना तो इस नदी को हम क्या कहते हैं, वितरिका नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं हुगली। हुगली नदी गंगा की एक वितरिका कहलाती है, बिल्कुल रट लेना इस प्रश्न को। परंतु ये जो दामोदर नदी है रांची के पठार से, समझने की कोशिश करिएगा, रांची के पठार से निकलती है और हुगली की सहायक बनती है कहाँ पर, तो यहाँ शहर देखेंगे कलकत्ता, यानी कि पश्चिम बंगाल का जो कलकत्ता शहर है, इस शहर के समीप यह हुगली की सहायक बन जाती है। और उसके बाद हुगली के सहारे गंगा सागर द्वीप जिसे हम लोग कहते हैं, इसी द्वीप के समीप मुहाने में बंगाल की खाड़ी में ये दोनों नदियां आपस में गिर जाती हैं, जिसे हुगली एवं दामोदर कहा जाता है। और एक प्रश्न बनता है कि इस जगह जहां पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में शोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो यही नदी है जो दामोदर नदी है, जो पश्चिम बंगाल पहुंचते ही वहां पर बहुत भारी मात्रा में मार्ग बदलने के कारण ही इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। मगर ये जो कोसी नदी आप यहाँ देख पा रहे हैं बिहार की, इस कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं और ये दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करें तो ये जो तंत्र आप देख रहे हैं, जिसे हम लोग गंगा यमुना का संपूर्ण नदी तंत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, तो वो भी समझने की एक बार और कोशिश करना। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, परंतु अगर भारत की बात करते हैं तो भारत में इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो 2510 किलोमीटर मानी जाती है। शेष अभी हमने बताया कि 15 किलोमीटर, ये लाइन आप देख पा रहे हैं, ये पीछे का पूरा बांग्लादेश है, तो 15 किलोमीटर की जो लंबाई आती है वो बांग्लादेश में पद्मा की है, न कि गंगा की मानी जाती है। इसलिए गंगा की मूल लंबाई भारत में कितनी है, वो 2510 किलोमीटर। और ये नदी जैसे ही प्रवेश कर जाती है बांग्लादेश में, उसके बाद इस नदी में एक दूसरी सहायक नदी आती है, मिलती है, जो मूल नदी के नाम से जाना जाता है। एक बार समझना, इस नदी में एक दूसरी नदी आकर के मिलती है, ये नदी आपकी गंगा है और पीछे से आकर के एक नदी इसमें आके मिलती है जिसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र। परंतु बांग्लादेश में इस नदी को हम लोग कहते हैं पद्मा और बांग्लादेश में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं जमुना। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, जमुना यानी कि बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, जो असम से पूर्वी राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश आती है और बांग्लादेश में हमारी जिसे पद्मा कहते हैं, यानी हमारी गंगा में आकर के बांग्लादेश में मिलती है ग्वालांदो के समीप। ग्वालांदो चांदपुर कहा जाता है, बांग्लादेश का प्रमुख एक शहर माना जाता है ग्वालांदो चांदपुर। तो दोनों नदियाँ आपस में जोड़ बनाती हैं, योग बनाती हैं, और उन सम्मिलित नदियों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ याद कर लें,
मेघना, मेघना नाम से जाना जाता है। इसको समझने की कोशिश करना। अगला अगर हम बात करते हैं इसके आगे की, तो फ्रेंड्स अगला पार्ट गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का पार्ट 2 आप पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको दूसरे पार्ट की इसी नदी के आगे की बात करेंगे, जहां पर गंगा की पद्मा और ब्रह्मपुत्र की जो जमुना मिल करके मेघना बनती है। तो इसके पार्ट 2 में अगली क्लास हम लोग करेंगे।